पहला क्वेश्चन है, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहा जाता है? एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग, एक वर्ष के भीतर संपूर्ण आयात और निर्यात को, एक वर्ष के भीतर देश में किए गए संपूर्ण व्यापार को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीडीपी कहलाता है एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के योग को जीडीपी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पतंजलि है जो इंडिया की कंपनी है। पतंजलि ने एक साल में 1500 रुपया का उत्पादन किया। रिलायंस कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। रिलायंस ने एक साल में 3000 का प्रोडक्शन किया, यानी 3000 का उत्पादन किया। टाटा मोटर्स 2500 रुपया का एक साल के अंदर प्रोडक्शन किया, यानी उत्पादन किया। फोर्ड कंपनी अमेरिका की है, इसने एक साल में इंडिया में 1000 रुपया का प्रोडक्शन किया, यानी 1000 का उत्पादन किया। कोको कोला कंपनी अमेरिका की कंपनी है, इसने एक साल में इंडिया में 1000 का प्रोडक्शन किया। टोयोटा कंपनी जापान की है, इसने इंडिया में एक साल में 1000 का प्रोडक्शन किया। यानी एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ? एक साल के अंदर टोटल प्रोडक्शन हुआ 10,000। यानी एक साल के अंदर देश में कितना का रोड बना, कितना का सीमेंट बना, कितना का कार बना, कितना का पेन बना, कितना का घड़ी बना, कितना का फैन बना। इस टोटल के योग को ही जीडीपी कहते हैं। तो टोटल इंडिया का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 2022 से 23 में? 2022 और 23 में इंडिया का टोटल प्रोडक्शन 10,000 हुआ। तो इसी 10,000 को हम जीडीपी कहते हैं। या इंडिया में वो विदेशी कंपनी प्रोडक्शन करे या इंडिया में देसी कंपनी प्रोडक्शन करे, इंडिया में जो जितना प्रोडक्शन होता है, चाहे किसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा हो या किसी व्यक्ति के द्वारा कितना हो प्रोडक्शन किया जा रहा हो, टोटल प्रोडक्शन के योग को ही हम जीडीपी कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना कैसे की जाती है? माल के उत्पादन स्थान पर विचार किया जाता है। नागरिकों द्वारा उत्पादित माल की गणना नहीं होता है। विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को बाहर रखा जाता है। विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को शामिल किया जाता है। तो विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को बाहर रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया में एक साल के अंदर पतंजलि, रिलायंस, टाटा मोटर्स, फोर्ड, कोको कोला और टोयोटा, ये सारे कंपनी एक साल में 10,000 रुपया का उत्पादन किया। तो 10,000 का उत्पादन किया तो ये जीडीपी कहलाया। और जीडीपी में से विदेशियों का पैसा माइनस कर दिया जाता है। जैसे फोर्ड कंपनी 1000 रुपया उत्पादन किया, कोको कोला 1000 का किया, टोयोटा कंपनी 1000 का उत्पादन किया। तो विदेशी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है उसके द्वारा उत्पादित आय को घटा दिया जाता है जीडीपी में से। तो जीडीपी में से 3000 है, विदेशी कंपनी 3000 रुपये का उत्पादन किया तो 3000 10,000 से निकाल दिया गया तो 7,000 रुपये हुआ। और इंडियन कंपनी जो विदेश में काम कर रही है उसके आय को जोड़ दिया जाता है। जैसे पतंजलि है, विदेश में जापान में काम कर रही है, 500 रुपया का प्रोडक्शन किया है। और रिलायंस कंपनी है, अमेरिका में 1000 रुपये का प्रोडक्शन किया है। टाटा मोटर्स है, 500 रुपये का जर्मनी में प्रोडक्शन किया है। तो टोटल प्रोडक्शन इंडिया का विदेश में कितना हुआ? 2000। तो 2000 इसमें जोड़ दिया गया, यानी 9000 हुआ। तो 9000, ये जो 9000 हुआ इसी को जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी कैसे निकाला जाता है? जीडीपी में से एम को घटाया जाता है। एम मतलब विदेशी कंपनी जो भारत में काम कर रही है उसके द्वारा उत्पादित पैसा को घटाया जाता है और प्लस एक्स जोड़ा जाता है। एक्स का मतलब हुआ कि देसी कंपनी जो विदेश में काम कर रही है, इंडियन कंपनी जो विदेश में काम कर रही है, उसके पैसा को
जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। तो जीडीपी में जब जोड़ दिया जाता है तो वो निकल के आता है जीएनपी। जैसे 10,000 रुपया जीडीपी हुआ और उसमें से विदेशी कंपनी का पैसा 3,000 था, 3,000 माइनस कर दिए, और इंडियन कंपनी जो बाहर काम करे वो 2,000 रुपया का उत्पादन की थी, तो ये 2,000 रुपया जीडीपी में जोड़ देंगे तो टोटल कितना 9,000 रुपया हुआ। तो यही 9,000 रुपया जीएनपी कहलाता है। यानी जीडीपी में से, जीडीपी 10,000 है, वो जीडीपी में से विदेशी कंपनी का पैसा था वो 3,000, यानी विदेशी कंपनी 3,000 रुपये का उत्पादन इंडिया में की थी, वो 3,000 को माइनस कर देंगे तो 7,000 रुपये हुआ। और इंडियन कंपनी जो विदेश में काम कर रही है उसके पैसा को जोड़ देंगे तो इंडियन कंपनी जो विदेश में काम कर रही है वो विदेशों में 2,000 रुपये का उत्पादन की थी, तो इसमें 2,000 रुपया जोड़ देंगे तो टोटल हमारा 9,000 हुआ। यही 9,000 रुपया जीएनपी होगा। तो जीएनपी क्या होता है आप समझ गए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एमसीआई, भारतीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करती थी और एनएसएसओ राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सैंपल सर्वे उपलब्ध कराने का कार्य करती थी। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना 1950 में हुई थी। एनएसओ की स्थापना 2006 में हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2006 में किया गया। 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ को एनएसओ में विलय कर दिया गया। अब भारत की राष्ट्रीय आय एनएसओ जारी करती है। 2019 से पहले भारत की राष्ट्रीय आय सीएसओ के द्वारा जारी की जाती थी। और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी की जाती है। यानी एनएसओ के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। दादा भाई नौरोजी ने उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई। पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? ब्याज को, कर को, सब्सिडी को, ह्रास मूल्य को। तो ह्रास मूल्य को घटाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीडीपी एक साल के अंदर देश में किए गए टोटल प्रोडक्शन को जीडीपी कहा जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन देशवासियों के द्वारा किया जाए या विदेशियों के द्वारा किया जाए। तो जीडीपी कितना था? 10,000। जीडीपी में से विदेशी कंपनियों द्वारा
उत्पादित आय को घटा लिया जाता है तो हो जाता है जीएनपी। तो जीएनपी कितना अपना हो गया, 9,000 हो गया था। अब जीएनपी में से ह्रास मूल्य घटा लेंगे तो एनएनपी हो जाएगा। ह्रास मूल्य मतलब क्या हुआ कि 9,000 रुपया कमाए तो कोई 1,000 का हम सामान खरीदे थे, मशीन खरीदे थे, ये मशीन के द्वारा हम कमाए 9,000 रुपया। तो मशीन का जो 1,000 रुपया दाम था अब उस मशीन का दाम 500 रुपया हो गया, यानी उसके मूल्य में ह्रास हुआ। यानी जो ह्रास हो रहा है मूल्य का उसमें से इसको घटा लेंगे। तो ह्रास मूल्य घटा लेंगे, अगर ह्रास मूल्य 500 रुपया ही घटाते हैं तो 8500 रुपया जो हुआ ये 8500 रुपया एनएनपी हुआ। तो एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से ह्रास मूल्य को घटा लेंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ डोमेस्टिक होगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ह्रास मूल्य किसके बराबर होता है? 6 नंबर क्वेश्चन है, ह्रास मूल्य किसके बराबर होता है? जीएनपी माइनस एनएनपी, एनएनपी माइनस जीएनपी, जीएनपी माइनस प्रति व्यक्ति आय, एनएनपी प्लस जीडीपी। तो ह्रास मूल्य होता है जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर ह्रास मूल्य होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से ह्रास मूल्य को घटाया जाता है, यानी एनएनपी है, निकालने के लिए जीएनपी में से डिप्रिसिएशन में डी घटाया जाता है। तो डी बराबर का हो जाएगा जीएनपी माइनस एनएनपी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को, ब्याज को, सब्सिडी को, प्रत्यक्ष कर को। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। 100 रुपया का कोई सामान बनाए, जब तो 100 रुपया का कोई सामान बनाए तो 100 रुपया ही फैक्टर कॉस्ट हुआ, और इसमें 10 रुपया टैक्स जोड़ दिए, यानी 110 रुपया हुआ। तो इसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है। अब मार्केट प्राइस में से जब टैक्स को घटा लेते हैं, टैक्स घटा लेंगे तो 10 रुपया टैक्स घट गया तो 100 रुपया हो गया। तो टैक्स को घटा लेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, यानी लागत मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया आ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है तो फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। फैक्टर कॉस्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, जीडीपी, जीएनपी। तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है एनएनपी एफसी को। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो होगा जीडीपी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग दी जाती है देश के क्षेत्रफल से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से, सभी से। तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है। राष्ट्रीय आय 100 रुपया है और देश की जनसंख्या 10 है, भाग देंगे 10 हुआ, यानी प्रति व्यक्ति आय 10 रुपया हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका सूचक है? समाज कल्याण, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता। तो आर्थिक विकास होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस राज्य की ज़्यादा है? पंजाब, महाराष्ट्र,
गोवा, गुजरात। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य सबसे अधिक गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, असम, झारखंड। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसकी है? उड़ीसा, बिहार, गोवा, गुजरात, बिहार की। 14वां क्वेश्चन है, 1901 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये किसने बताया था? MG रनाडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन होगा। दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये बताया था। VKRV राव ने 1931 से 32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन कर बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया है। 15वां क्वेश्चन है, भारत में GDP का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? कृषि, सेवा, बिजली और गैस, रक्षा और लोक प्रशासन। तो होगा सेवा। 16वां क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? 2004 से 5, 2011 से 12, 2010 से 11, 2011 से 12, 2017 से 18। तब पहले भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष पहले था 2004 से 5, अब है 2011 से 12। आंसर सी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में की गणना करने के लिए 2004 से 2005 पहले आधार वर्ष था, लेकिन 2015 में आधार वर्ष को अपग्रेड कर दिया गया और नया आधार वर्ष हुआ 2011 से 12 कर दिया गया नया आधार वर्ष को, और फिर चेंज करने का विचार चल रहा है। अब नया आधार वर्ष 2017 से 18 होने की संभावना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नॉमिनल GDP के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? नॉमिनल GDP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन। चीन है। रियल GDP के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। अमेरिका। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 से 23, 2023 से 24, 2024 से 25, 2029 से 30। तो 2024 से 25। 20 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नॉमिनल GDP की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। रियल GDP की गणना बेस ईयर के आधार पर की जाती है। नॉमिनल GDP और रियल GDP के आंकड़े अलग अलग होते हैं। सभी सत्य हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नॉमिनल GDP के आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? 2.7 ट्रिलियन, 3.2 ट्रिलियन, 4.8 ट्रिलियन, 5.5 ट्रिलियन। तो 2.3 ट्रिलियन। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि GDP की गणना करने के लिए उपयुक्त की जाती है? माने निम्नलिखित में से कौन सी विधि GDP की गणना करने के लिए किया जाता है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें सभी। तो तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, नॉमिनल GDP के आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? 3.2 ट्रिलियन। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, इनमें से कोई नहीं। तब राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर।
25 नंबर क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है।